हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा RS मुख्य परीक्षा के परिणाम पर। थोड़ा हम इसकी कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जिस बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है वो विद्यार्थी जो पूरी मेहनत के साथ उन्होंने शिद्दत से तैयारी की और अब परिणाम में असफल हो गए। तो वो अपनी रणनीति कैसे बनाए, क्योंकि ये बहुत कठिन समय होता है दोस्तों। मेरे लिए ये बताना या बात करना बहुत आसान हो सकता है, आपको ज्ञान देना भी बहुत आसान हो सकता है, लेकिन मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूँ। उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। मैंने मेरी तैयारी के दौरान हमेशा उन विद्यार्थियों की पीड़ा को मैंने महसूस किया, उनको दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, और बहुत सारे विद्यार्थी खड़े होकर फिर अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करें। मुझे लगता है कि आज उन विद्यार्थियों के लिए भी बात करनी चाहिए। दो पॉइंटों पे हम चर्चा करते हैं आपसे। बस यही है कि आप बिल्कुल जिस ओरिजिनल स्पीड से मैं बोलता हूँ उसी में आप इस पूरी संवाद को सुने और थोड़ा कनेक्ट करें। थोड़ा मैं जो चीज़ें मेरे पास है उसमें एक अनुभव है मेरा खुद का तैयारी का। एक लंबा सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई, फिर एकेडमिक फील्ड में आया राजस्थान विश्वविद्यालय में, और बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी के जो विद्वान लोग हैं उनके साथ रहा, खुद ने अनुभव किया। तो कुछ अनुभव से आपको बेनिफिट हो, तो जो जो बेनिफिट हो, जहाँ जहाँ आपको लगता है ठीक है, उससे अगर आपको फ़ायदा उठा सकते तो उठाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोई ज्ञान की बात नहीं है कि ये कब कट ऑफ कम क्यों गई है। तो और हमारे पास रास्ता क्या है। दो तीन चीज़ें दोस्तों मैं साझा करना चाहूँगा आपसे कि RS मुख्य परीक्षा की कट ऑफ कम है तो ये आपकी असफलता का कारण नहीं है। कोई ये माने कि कम कट ऑफ होना मेरी असफलता का कारण है, तो बिल्कुल आप पहला कदम ही गलत है, फिर आप छोड़ दीजिए तैयारी। तो कट ऑफ कम होना कोई आपकी असफलता नहीं है, बल्कि इसमें सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए एक नागरिक के तौर पर। अगर मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि ये गर्व करने लायक बात है कि RPSC का एक स्टैंडर्ड और सिविल सर्विसेज का स्टैंडर्ड, उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि विद्यार्थी 26% मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से ला पाता है और 33-35 पढ़ा क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब है कि संस्था ने अपने आप को रिवाइव किया है। और UPSC में भी ऐसा होता आया है, ऐसा ही। हाँ, हमें हमेशा UPSC की कट ऑफ इसी तरह से 35-40 के आसपास रही है। तो कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो डिजर्व करते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत सकारात्मक बात विद्यार्थियों को देखनी चाहिए कि उन्हें RPSC एक मौका दे रही है अपने आप को अपग्रेड करने का उस लेवल तक। तो उस संभावना को देखते हुए नए विद्यार्थियों को इससे सकारात्मक लेना चाहिए। जहाँ तक इसकी कम कट ऑफ का कारण है, तो उसका बहुत सिंपल सिंपल कारण है। देखिए, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। RPSC के क्वेश्चंस या प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो ऊंचा हुआ और उसमें एनालिटिकल पार्ट आया है। और RPSC जब पेपर बनाती है तो एक्सपर्ट्स को बुलाती है और अलग अलग सीनियर एक्सपर्ट्स को बुलाती है और उनसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करती है कि जो मार्केट में जो मोनोपोली वाले नोट्स और 1 वीक सीरीज है उनको ज़रूर देखें। एक प्रोफेसर जब किसी सिविल सर्विसेज के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, आजकल तो ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो मतलब फिर अपनी जो सबसे बेस्ट उसकी उस टॉपिक पे समझ बनती है, वहाँ से वो क्वेश्चंस को तैयार करने का उसका एक दृष्टिकोण रहता है। उसे आप कैसे भी देखिए, लेकिन मेरी दृष्टि से मुझे लगता है कि एक सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी को मतलब ऐसा ही सोचते हैं कि उसका एक लेवल इसी तरह से आए, उसका सोच का दृष्टिकोण उसी तरह से हो। वो आपकी पीड़ा को मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन सिविल सर्विसेज की दृष्टि से कि किस तरह के स्टूडेंट आएंगे इससे निकल के, तो उस नज़रिए से मुझे ये ठीक लगता है। क्या इसके लिए स्टूडेंट्स दोषी है? मैं कहता हूँ नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों का कोई इतना बड़ा दोष नहीं है।
दो तीन चीज़ें स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तो ये जो परीक्षा होगी कि नहीं होगी, बाद में तैयारी करते हैं, उसमें इस बार ऐसा ही हुआ है। और कई बार मैंने कहा, मेरे मेरे पास आते थे, आप क्यों इसमें ध्यान देते हो? तो एग्ज़ाम आगे बढ़ाने के अभियान चल पड़ते हैं, अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं और डेप्थ नहीं जा पा रही है विद्यार्थियों की। और ये ज़रूर है, जैसे अभी मैं मेरे मैटर बना रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि मुझे कहा गया कि मेरी बुक के बारे में, कि इसको रिवाइज करो, कि सर इसको सॉर्ट करो और उसमें वो सारी चीज़ें डालो जो पिछले सालों के एग्जाम्स में आई थी और आपके इस नोट्स में, आपकी इस बुक में नहीं है। मेरी पब्लिक एड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बुक आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, तो वो आरएस के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी थी। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी बुक कोई पढ़ता नहीं है, सबको शॉर्ट कट चाहिए, तो ये तो गलत बात है। मार्केट में भी जाता हूँ तो आजकल मोटे मोटे शब्दों में लिखे, मतलब हमारे जो टेक्स्ट बुक होती थी वो ऐसे, मतलब हम ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे। अब विद्यार्थी जोर ही नहीं डालना चाहता है, तो मुझे लगता है कि गलत हो। आपको थोड़ा सा ओरिजिनल टेक्स्ट पे तो जाना ही चाहिए, इतना शॉर्टकट भी नहीं देखना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स, आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तो मुझे लगता है कि आपको अपनी जो रीडिंग हैबिट्स है उस पर सोचना चाहिए। और इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या ये दोषी है? मैं नहीं मान रहा, मेरा कोई नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन दो तीन चीज़ें ज़रूर मैं मानता हूँ कि इस दौर में कुछ गलत हो रही है। एक, इंस्टीट्यूशंस में कॉरपोरेट कल्चर आ गया, मतलब जिसके पास खूब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है वही गाइडेंस दे सकता है। अब टीचर बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस थे, जहाँ शिक्षक के पास, लाइक शिक्षक एक तपस्या करता था और वो तपस्या को डिलीवर करता था अपने विषय में। पहले जिस दौर में हम थे, मुझे याद है पीडी शर्मा जी है, चांदमल जी है, ऐसे बड़े बड़े शिक्षक थे, उनके पास हम जाते थे। वो नहीं, वो नीचे गर्दन करके बोलते थे, उनके शब्दों में भी एक जोश, एक एनर्जी थी जो हमें गहरे से महसूस होती थी। अब पूरा दौर आ गया, वो मोनोपोली का आ गया है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशंस, उसके एक मटेरियल बिल्डअप टीम अलग होती है। तो ज्ञान में शायद मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये ज़रूर है कि अगर शिक्षक केंद्रित एजुकेशन सिस्टम होता, इसमें भी अगर कोचिंग में भी, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति से बेहतर स्थिति होती और विद्यार्थी जो अभी जो ओआफओ में है उतना नहीं रहता है। तो ये भी एक है। नोट्सों में मैंने आपको बताया कि नोट्सों में डाइवर्सिटी नहीं है, नोट्सों में अट्रैक्टिवनेस है, डेप्थ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स है। टेस्ट सीरीज के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज़रूरी तो है, लेकिन एक परंपरा सी बना ली, ऐसा नहीं। और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज का आरपीएससी के स्टैंडर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। जो जो अपने इंस्टीट्यूशंस अपना मैटर बनाते हैं उसी में से टेस्ट देते हैं और उसी के बेस पे मूल्यांकन करते हैं और स्टूडेंट्स उसी सांचे में चला जाता है, तो उसका खुद का जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप नहीं होता। तो मैंने थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, वो इस रिजल्ट में तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो विद्यार्थी जो सफल हो गए, उनके लिए मैं अलग बात करूंगा। एक वो विद्यार्थी जो पहली बार या दूसरी बार असफल हुए। उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सीरियसली केवल इसी एग्ज़ाम की तैयारी की थी, पहले मेंस की थी, फिर प्रीलिम्स की थी, लेकिन नहीं हुआ। उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ ठीक है दे लिए, उनके लिए मुझे ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपना गोल क्लियर करें। एक परिस्थिति है इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिसमें स्टूडेंट्स इनसिक्योर फील कर रहा है। एक लक्ष्य के प्रति वो नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करके भी क्या करोगे दोस्तों? क्या उससे आपका लक्ष्य अचीव हो रहा है? उससे भी नहीं होगा। तो बेहतर जो महान पुरुषों ने कहा है उस पर विश्वास करना चाहिए। लक्ष्य एक क्लियर होता है ना, बिंदु की तरह दिखना चाहिए और अपने लक्ष्य से प्यार करना चाहिए। सिर्फ जॉब के लिए ये ज़रूरत है,
मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं आदर्शवादी जैसे ही बनता हूँ, मैं मुझे रोकती है मेरी आत्मा, ये ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अंदर से फिर दूसरी आवाज़ आती है। उससे होता क्या है? सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास एक क्लियर क्लियर गोल हो। तो आप भी वही रखिए। दुनिया में जब सभी को उसी रास्ते से मिली है, तो आप भी उसी को पालन कीजिए। तो एक ज़रूर ये है। मेरी ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जो तीसरी बार या उससे ज़्यादा बार मुख्य परीक्षा में अथक प्रयास और मेहनत के बाद भी असफल हुए हैं। वो क्या करें? क्योंकि वो समय बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को? उनके लिए मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ। मेरा मार्कर किधर चला गया? ये ओके। तो ये कठिन समय है, लेकिन मैं एक बात पक्का बता देता हूँ। ये कठिन समय आपके निर्माण का समय है। मतलब ये, इसे आप अन्यथा न ले, लेकिन जब आप मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको लेके आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे, उसके बाद में पीछे मुड़ के देखेंगे, उस दिन लगेगा ये इसने आपको एक सबसे बेहतरीन इंसान बनाने में मदद की है इस समय में। तो जैसे ये समय है, उसके तत्काल बाद आपकी जो प्रतिक्रिया है वो अगली सफलता को तय करती है। अगर आप इस दौरान निराशा में डूबते हैं, कट ऑफ को दोष देते हैं, स्टडी मटेरियल को दोष देते हैं, टेस्ट सीरीज या इंस्टीट्यूशंस को दोष देते हैं, है ना, और बिल्कुल कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं और फिर वापस आते हैं ना, ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से कतई सफलता नहीं मिलती है। मुझे याद है, मेरी एक स्टूडेंट थी जो मेरी मित्र भी थी। मैं थोड़ा कनेक्ट था, तो मुझे, मैं बात करता था जब वो असफल होती थी, तब वो असफल होने के तुरंत बाद थोड़ा सा एक दिन निराश होने के बाद में दूसरे दिन उसी तरह से लग जाती। वो कहता कैसे? वैसे मैंने सैकड़ों उदाहरण देखे। बोला नहीं, ये तो जर्नी है, पढ़ना तो है ही, क्या हो गया? क्योंकि वो, उसके पीछे वजह यह है, वजह यह है कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसका गोल क्या है। अगर आपको अपने लक्ष्य से प्यार है ना, तो फिर असफलता विचलित नहीं करती है, इतनी ज़्यादा नहीं करती। तो एक नई दिशा देने वाला मुझे लगता है कि पल हो सकता है। लेकिन अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय आप पुनर्विचार ना करें। मैं एक सवाल आपसे ज़रूर रखना चाह रहा हूँ कि आप क्यों आरएस बनना चाह रहे हैं। इस सवाल को ज़रूर रखें कि यही क्यों बनना चाह रहे हैं। इतनी तैयारी आपने कर ली इसलिए, या इतना आगे बढ़ गए तो इसलिए, या कुछ बन के कुछ बड़ा सोच रहे हो। तो वास्तव में आपने अगर सपना देख लिया है तो डिगो मत, आगे बढ़ जाओ, पीछे मत मुड़ो। एक चीज जरूर है, लेकिन ये लक्ष्य है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिग रहे हो, लक्ष्य बदलना चाहते हो, तो उनके लिए भी मैं एक रास्ता, एक विकल्प मेरे पास है, और वह है एकेडमिक दुनिया का विकल्प। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इस रास्ते पे लेके आया। लेकिन बदलो तो फिर क्लियर बदलो, आधा अधूरा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये अब बहुत हो गया, तो कोई एक विषय को बहुत गहरे से तैयार करो, एक सब्जेक्ट को। उसमें अगर आप थोड़ा डूब के करते हो तो श्योरिटी बहुत ज़्यादा है, अनिश्चितता कम है। कोई भी एक विषय को डूब के तैयार कर दो, और उसमें एकेडमिक पीजी कर लिया होगा, नहीं किया तो और कर लीजिए, फिर पीएचडी कीजिए, डूब जाइए। तो 3-4 साल की जर्नी के बाद में एकेडमिक करियर लगभग सेफ हो जाता है तो कंपटीशन वहाँ भी कम नहीं है, खूब है। लेकिन एक क्लियरिटी हो। यहाँ ये जरूर है कि अगर आप आरएस सेवा से प्यार करते हो तो फिर रुके नहीं, तुरंत तुरंत शुरू हो जाओ। आपका सवाल है सर ऐसे ज्ञान मत दो, कुछ बताओ ना। हाँ मैं बताता हूँ, देखो मेरी अपनी समझ बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कह रहा कि इनमें सब चीज़ें आप लो, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ ये है कि इंसान का सफल होने में उनका डेडिकेशन, समर्पण, नोट्स, मटेरियल सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो है उसकी हैबिट्स। वो अपने आप को कैसे मैनेज करता है ना। सबसे बेहतरीन चीज़ उसकी आदतें हैं, उसका व्यक्तित्व होता है।
और जब अगर आदत और व्यक्तित्व किसी भी सफलता का सबसे बेस है तो उस पर पुनर्विचार करो। आपका जीवन संयमित है या नहीं है, आप भावनात्मक रूप से मजबूत है या नहीं है, उसे देखो। तो इसको देखने के लिए क्या करें, आप कुछ चीज़ें देखिए, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज रेगुलर आप सोचिएगा। मैं कभी कभी कहता हूँ मित्रों, आपको बुरा लगता है, ये आंखें हमको कितनी देर दिखाती है, इनको कभी थैंक्स का कभी प्यार किया है इन्हें, इन्हें करो, इनके ग्रेटिट्यूड हो इसके प्रति कि देखो हाँ ना, ये पूरा शरीर विध है, थोड़ा करुणा दिखाओ इसको, तो यही तो सफल करेगा। इसका ध्यान रखो, इसको अच्छा पोषण दो, है ना, मेडिटेशन करो ताकि आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो। आपके संबंधों को थोड़ा सा देखो रिलेशंस में, क्योंकि वो आपका चित्त को इधर उधर ले जाता है। तो मैं संबंधों को ठीक करने पे मैं इस पे कई बातें करता हूँ। फॉरगिवनेस, सबको माफ़ करो यार, है ना, तो किसी के प्रति शिकायत नहीं, हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो, आप बहुत मजबूत बनेंगे। थोड़ा करके देखिए, कठिन होता है। और दोस्तों को ऐसे अच्छे दोस्तों को थोड़ा तलाशो, अच्छे गुरुजन तलाशो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, है ना, ईमानदार हो, है ना, तो ईमानदारी से आपकी चीज़ को बता सके, ऐसी चीज़ आपकी फील, आपका दर्द हो उस समय ज्ञान ना दो, उस समय सीने से लगाए, है ना, और फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दे। लेकिन दूसरी चीज़, ये तो ज्ञान की बात होगी, मैं जो काम की बात बता रहा हूँ वो जो पुराने नोट्स हैं, ध्यान से सुनना, जो आपके पुराने नोट्स हैं ना दोस्तों, उनमें से जो, और बुक्स है, उनमें से जो अननेसेसरी है, अनावश्यक है, उनको हटाओ। क्या जो जरूरी जरूरी है उनकी एक अलग जगह रखो। आज ही आपकी अलमीरा को देखो, जो केवल जरूरी नोट्स, जरूरी बुक्स, उनको देखो, उनको एक जगह कर दो, बाकी को हटा दो, नहीं है जरूरत। तो मैं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगी जरूरत, घबराओ मत, हटा दो, कम मैटर करो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप खुद ने देखना आपका कौन सा पेपर ठीक हुआ है, जिसका मैटर सीमित था, आपके पास क्लियर था, एक शिक्षक क्लियर था, उसका पेपर, उसका सबसे अच्छा आपका पेपर हुआ होगा। और आपके मार्क्स भी जिस दिन देख लेना, पुराना अनुभव भी देख लेना। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने जीरोक्स करवा ली थी, इधर उधर से खरीद ली थी, सब सब हटा दो, हटा दो रूम से। ये मेरी एक राय है। दूसरा है कि अब एक थोड़ी नई उमंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसी को लेके दोबारा बैठे, नई एनर्जी और उमंग चाहिए आपको। हर पेपर की एक एक नई बुक देखो आप, थोड़ा हर पेपर की, अगर वो भी हो सकती है जिसको पहले नहीं पढ़ा हो, क्योंकि उससे जब आप पढ़ोगे ना तो आपका उत्साह बढ़े, आपको लगेगा नई चीज़ पढ़ रहे हैं आप। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको, वो इस जरूरी नहीं कि उसमें से कोई क्वेश्चन आए, लेकिन उससे आपकी भीतर से एक नया काम मिलेगा आपको। एक नई बुक लीजिए, पुरानी वाली को पढ़िए, उसको पढ़िए। कभी भी कोई चीज़ नई महसूस करते, जैसे नई किताब में कोई नया कंसेप्ट मिला, किसी शिक्षक से कोई नया विचार मिला, है ना, कहीं से भी, उसको अप्रिशिएट कीजिए, वाह क्या बात है, मेरे नहीं आया है विचार। जब आप अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अपना अहंकार ही नहीं, अपने आप को बहुत नीचे रखिएगा। मैं बिलीव नहीं करोगे मित्रों, एक विषय को पढ़ता रहता हूँ, मैं मेरे सीनियर प्रोफेसरों के पास जाता हूँ ना, धज्जियाँ उड़ा के भेज देते हैं, हाँ, हाथ कांपने लग जाते हैं, मुझसे 5 सवाल पूछते हैं, सीबी हाँ बताइए। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था मेरे बहुत सीनियर प्रोफेसर के पास, जाते ही क्लास लगा ली। मैं जो अहंकार होता है कि मुझे विषय आता है डाउन, 4 चीज़ें, मेरी किताब को देखा, इतनी बुरी किताब लिखी, देखे इसमें फुटनोट नहीं लिखा सही, सीखते हैं, फिर उन्हें नेगेटिव नहीं लेते। हम महसूस करते हैं कि देखो उन्होंने कितनी कितनी मेहनत की है, मुझे भी बनना उनकी तरह, आप भी ऐसा ही कीजिए। अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी गलतियां हैं, ये ध्यान दीजिए, अपनी जो गलतियां हैं ना, उनको ऑनेस्टली ऑनेस्टली उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। गलतियां, कमजोरियां हर किसी इंसान में होती है। जिस दिन आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से उसमें सुधार शुरू हो जाता है। वो महसूस कीजिए कि कुछ कमियां हैं, हाँ मैं टाइम पे नहीं उठता हूँ, मेरा खान पान ठीक नहीं है, मैंने बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी
सोशल मीडिया पे समय व्यतीत किया। मेरे में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे में कुछ कमियां भी है, कुछ गलतियां भी मैंने की है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये मत देखो, देखिए वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो पास हो गया, है ना। सब कुछ ऐसे ही होता है, तुक्का में चलता है ना। आपको नहीं देखना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक मैं ये जरूर कहता हूँ कि भरोसा रखो, भरोसा रखो। कोई कोई आपसे किसी भी स्थिति में बात करे, डिगो मत। खुद पे भरोसा रखो कि मैं एक दिन सफल होऊंगा या होंगी। जो मेरे पास मैटर है या मेरे पास जो नोट्स हैं वो सबसे बेहतरीन है। भरोसा रखो ये, क्योंकि भरोसा रखोगे तो पे करते हैं। आप अपने गुरुजनों पे, अपने मित्रों पे, है ना, उन पे, अपनी रणनीति पे भरोसा रखो, बदलो मत। इस भरोसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसी तरह से मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगा कि रोज एक समय फिक्स करो जब आप बैठ के अपना ऑब्जर्वर बनो, अपना शिक्षक बनो। महसूस करो कि आप दूर खड़े हो और अपने आप को देख रहे हो। उस 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 दुनिया में जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आप जो कुछ कर रहे हो उसको देखो और अन्य को भी देखो और सोचो कि आप कहाँ गलत हो, और फिर थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव करने का रोज संकल्प लो। तो रोज नियमित समीक्षा करो, और उसमें भी एक पावरफुल चीज़ मेरा मानना है कि लगभग 1 घंटा आप अकेले में, मेरा तो वो समय वॉकिंग हुआ है हमेशा। आप कुछ और ढूंढ सकते हो। कुछ संगीत सुनो और साथ साथ में कुछ मनन करो। कुछ अच्छा, जैसे कोई टॉपिक है उस पर मनन करो। न्यूज़पेपर नियमित तौर पर उसका एडिटोरियल अच्छे वाले उनको देखो, थोड़ा कनेक्ट करो। जो पढ़ते हो उसको कनेक्ट करो। तो जो 2-3 चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करो। आज आपने कुछ अच्छा पढ़ा, ठीक है ना, कुछ भी अच्छा पढ़ा, तो उसमें से जो इतना अच्छा पढ़ा कि वो पहली बार मिला, मतलब आप उस लेखक को अप्रिशिएट करते हुए आप उसको सोचो, उसको कनेक्ट करो कि देखिए ऐसी बेहतरीन चीज़ अगर मैं एग्जाम में लिखूंगा या लिखूंगी तो क्या होगा। ये जो थॉट प्रोसेस है वो आपको एक नई एनर्जी भी देगी, एक नई दिशा भी देगी, और निश्चित तौर पर आप सफल भी होंगे। तो ये परमानेंट सफलता की तरफ जाना है। मैं बहुत ज़्यादा शायद लंबाई बोल दिया हूँ, लेकिन मित्रों मुझे लगता है कि मुझे भीतर से कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, तब मैं आपसे बात करता हूँ। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं रहा, लेकिन मैं 2-3 टॉपिकों पे आपको थोड़ा गाइड करता रहता हूँ। वो है इंटरव्यू पे तो मैं काफ़ी चलाया, असिस्टेंट प्रोफेसर का। पिछली बार आरएस के जो स्टूडेंट्स आए थे, मैं एक अनुभव साझा कर रहा हूँ आपसे, याद आ गया मुझे। पिछली बार आरएस के स्टूडेंट से जब मैं पूछता था आप क्या पढ़े, ज़्यादातर स्टूडेंट वो थे जो जिन्होंने सेल्फ स्टडी करते हुए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं था कि वो जयपुर या महानगर में आए, नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही थे। इसका मतलब है कि थोड़ा खुद पर विश्वास रखते हुए सेल्फ स्टडी और किसी एक कोई अच्छे शिक्षक के साथ सानिध्य में आप थोड़ा गाइडेंस ले लो, अलग अलग सब्जेक्ट का थोड़ा पूछ लो, बाकी हो जाता है। अरे इतना हार्ड नहीं, आप घबराओ मत। देखिए 30% से कम में सिलेक्शन हो रहा, और क्या चाहिए, है ना। आपके लिए कुछ की बात है ये। तो थोड़ा सा आपको लाइट कर रहा हूँ मैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी और आईआर और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ये 3 है, लेकिन ये मेरा ही विषय है, तीनों कोई अलग नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट है, उस पर मैं लिखता भी हूँ, बताता भी हूँ, आंसर भी आपके चेक कर देता हूँ। पहले तो बहुत कुछ करता था, लेकिन अभी मेरा एक सीमित एरिया है जिसमें मैं खुद पढ़ता रहता हूँ। तो इसमें सीबी कैंपस ऐप पे आज से नहीं, लंबे समय से मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, कुछ और डालूंगा, कुछ जूम पे चर्चाएं करता हूँ। बहुत इंटेंसिव तो नहीं, मैंने कुछ मैटर बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, देखता हूँ आ जाए। लेकिन मेरी बुक है, मेरी बुक जरूर आप देख सकते हो। अगर मिल जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जस्ट एक बार बुक, अगर अगर रही तो सीबी यादव के नाम से है मेरे पास। देखो भैया, मिली नहीं मुझे, नहीं तो मैं आपको कवर पेज दिखाता, और मेरे इस रूम में है भी नहीं अभी इस समय। नहीं है। तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देखना, अच्छी बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, आपके जो विचार आते हैं, सही गलत कोई नहीं, सबका स्वागत है। आप ज़रूर लिखिए,
और मुझसे अगर कोई संपर्क, हाँ ये एक ज़रूरी बात तो बोली है, मुझसे अगर आपको लगता है कि अ, थोड़ी भावनात्मक मदद मिल सकती है और मिल सकती है, तो मेरा नंबर है, देखिए 9887898181। आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, है ना? टेक्स्ट मैसेज करें। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत कठिन समय है। मैं आपको कॉलिंग का टाइम बताऊंगा। बहुत काम रहता है, सभी के रहते हैं, आपके भी रहते हैं, मेरे भी खूब काम रहते हैं, लेकिन मैं काफ़ी इस समय इंगेज खूब हूँ इस स्पेशली इंटरव्यू प्रोग्राम में और यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सारे एकेडमिक काम है, कुछ सोशल वर्क ले रखा है। तो आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए। अगर आपका ग्रुप है तो मैं ज़रूर आपके साथ चाय पीने आऊँगा, लाल कोठी और आसपास में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के आसपास तो आ जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं आऊँगा। चलिए, नमस्कार।